Hello friends, as per demand from many of you, today I am going to take up the topic called building approval process. So I have tried to jot down all the processes in a very simple way so that each one of you viewing my video can get benefit out of this. दोस्तों आई कैन बेट कोई भी बिल्डिंग अप्रूवल प्रोसेस का इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इतने सिंपल वर्ड्स में नहीं दे पाएगा. सो आई रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो पूरे लास्ट तक देखिए. थोड़ा लंबा जरूर है बट आई बेट इट इज़ वर्थ सीइंग दिस वीडियो. दोस्तों मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है सो दैट आप सब इसे अच्छे से समझ सकें. दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर कर सकूं. सो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं हम इस टॉपिक का जो है बिल्डिंग अप्रूवल प्रोसेस. So friends, let's start with today's topic which is approval process for real estate projects in Maharashtra, Mumbai. मुंबई महाराष्ट्र ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पर लिया गया है. ऑलमोस्ट सभी मेट्रो सिटीज़ में सिमिलर प्रोसेस फॉलो होता है एक्सेप्ट फॉर फ्यू चेंजेस. तो हमारा सबसे पहला डॉक्यूमेंट है ओनरशिप सर्टिफिकेट या ओनरशिप एक्सट्रैक्ट. इसके लिए जो समय लगेगा वो है एप्लीकेशन के बाद 15 दिन और जो ऑफिशियल चार्जेस है वो ₹50 है पर CTS नंबर. CTS नंबर मीन्स चेन एंड ट्राइंगल सर्वे नंबर या इसे सिटी सर्वे नंबर भी कहा जाता है और ये हमें मिलता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट. तो दोस्तों हमारा जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है बिल्डिंग लेआउट अप्रूवल. इसके लिए जो समय लगता है वो है 30 डेज और इसका जो ऑफिशियल चार्जेस एप्लीकेशन फीस जो है वो है ₹28 पर स्क्वायर मीटर फॉर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट एंड ₹56 पर स्क्वायर मीटर फॉर कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑफ द प्लॉट और बिल्टअप एरिया विच एवर इज लार्जर. और इसका परमिशन जो मिलता है वो हमें मिलता है डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्यूनिसिपैलिटी से. इन मुंबई इट इज़ BMC. तो दोस्तों अगर ये बिल्डिंग लेआउट अप्रूवल की मैं बात करूँ तो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ काफ़ी डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं जैसे कि आर्किटेक्चरल प्लान्स, MEP प्लान्स, स्ट्रक्चरल प्लान्स एंड लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. अभी ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर हम बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ के क्लर्क को सबमिट करते हैं. क्लर्क का काम है कि वो सेक्शन 373 के हिसाब से सब डॉक्यूमेंट्स चेक करे और अगर सही है तो हमें स्क्रूटनी फीस पे करने के लिए स्टैम्प करके डॉक्यूमेंट दे. अब हम एक बार वो फी पे करने के बाद ये फाइल जाता है सब इंजीनियर के पास बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट के. सब इंजीनियर अपना कमेंट्स डालकर ये फाइल फॉरवर्ड करता है सर्वे डिपार्टमेंट के पास. अब सर्वे डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो फिजिबिलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट चेक करे विथ रिस्पेक्ट टू जोन्स, विथ रिस्पेक्ट टू सेटबैक, विथ रिस्पेक्ट टू लोड ऑन द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सब चेक करने के बाद सर्वे डिपार्टमेंट अपना कमेंट डालकर वापस ये बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट के पास भेजता है विद इन 7 डेज. जैसे ही सर्वे डिपार्टमेंट से रिमार्क डालकर ये फाइल बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट में आती है, सब इंजीनियर अगले 3-4 दिनों में लाइजनिंग आर्किटेक्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके साइट इंस्पेक्शन प्लान करेगा. अब जब भी ये साइट इंस्पेक्शन होगा तब बिल्डर का ग्राउंड पर होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है. बिल्डिंग सब इंजीनियर जब भी ग्राउंड पे आएगा वो बहुत सारे पैरामीटर्स पर ये प्लॉट को चेक करेगा जैसे कि साइज़ ऑफ द प्लॉट देखा जाएगा, सेटबैक्स देखा जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या लोड पड़ेगा ये सब चेक किया जाएगा. इसके बाद वो एक डिटेल रिपोर्ट बनाएगा. साइट इंस्पेक्शन करने के बाद सब इंजीनियर ऑफिस में आकर एक साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाएगा. ये साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट अपने कमेंट्स डालकर वो असिस्टेंट इंजीनियर के पास देगा. अब असिस्टेंट इंजीनियर का काम होता है कि वो पूरी फाइल वापस एक बार स्क्रूटनी करे सर्वे डिपार्टमेंट और सब इंजीनियर के कमेंट्स के साथ. जब असिस्टेंट इंजीनियर कन्विंस हो जाएगा तो वो ये फाइल फॉरवर्ड करेगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास. अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सारे डिपार्टमेंट्स के कमेंट्स देखकर ये फाइल को अप्रूव करना है कि नहीं ये डिसाइड करेगा. अगर उन्हें लगता है कि ये फाइल परफेक्ट है तो वो अप्रूवल प्रोसेस में डालेंगे और IOD के लिए प्रोसेस होगा जिसके साथ लिस्ट ऑफ NOCs मिलेंगे. ये लिस्ट ऑफ NOCs जो है वो फुलफिल करने के बाद ही प्रोजेक्ट को कमिटमेंट सर्टिफिकेट यानी स्टार्ट करने के लिए प्लिंथ तक का CC मिलेगा. इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल जो है वो बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट से मिलता है और ये फुलफिल करने का समय होता है नॉर्मली 30 से 45 डेज तक का. अभी जो कॉस्ट है IOD का उसका स्क्रूटिनी फीस का चार्जेस है ₹33 पर स्क्वायर मीटर फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग और ₹66 पर स्क्वायर मीटर फॉर कमर्शियल बिल्डिंग. और इसके साथ साथ आपको डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करने होते हैं जो रेसिडेंशियल के लिए ₹350 पर स्क्वायर मीटर है और कमर्शियल के लिए ₹700 पर स्क्वायर मीटर है. नॉर्मली
40 आईओडी कंडीशंस होते हैं जो बिल्डर को फुलफिल करने होते कमिशमेंट सर्टिफिकेट लेने के लिए। मेजर एनओसीज या आईओडी कंडीशंस क्या है वो मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है, जो है नॉन एग्रीकल्चर परमिशन, ये सबसे पहला परमिशन होता है जो आपको सबमिट करना होता है। सेकंड होता है ट्री अथॉरिटी का, यानी ट्री अथॉरिटी से आपको एनओसी लेना पड़ता है कोई भी ट्रीज कट करने के या रीप्लांट करने के लिए। स्ट्रॉम वाटर या ड्रेन डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेना होता है क्योंकि आगे चलकर आपको इसको को कनेक्ट करना होता है। सीवरेज डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेना होता है। हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट से एनओसी होता है। एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट विद कंसर्न टू डेब्रिज मैनेजमेंट, यानी साइट से जो भी डेब्रिज बनेगा उसको हमको कहीं तो डिस्पोज करना होगा, तो उसके लिए भी एक डिपार्टमेंट एनओसी लगता है। कंसेंट टू एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट, ये आपको मिलता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। एशियंट मोमेंटम अप्रूवल, ये नॉर्मली अगर आपका कोई प्रोजेक्ट एशियंट मोमेंटम के आसपास है तो ये अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हाइट परमिशन के लिए आपको एनओसी लेना पड़ता है। ट्रैफिक एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट से भी एनओसी लगता है। सीएफओ से भी आपको एनओसी लगेगा। और सबसे लास्ट है स्ट्रक्चरल प्लान अप्रूवल। अभी ये स्ट्रक्चरल प्लान अप्रूवल जो है ये आईओडी का एक कंडीशन रखा गया है, बट इसके लिए कोई भी सीसी का रोल नहीं रुकता है। इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल जो है वो सिर्फ सिविल प्लान्स पर होता है और आप स्ट्रक्चरल प्लान्स इसके लिए सबमिट करते हैं ताकि बिल्डिंग अप्रूवल डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपकी बिल्डिंग की स्टेबिलिटी चेक कर सके। आईओडी में जो 40 पॉइंट्स दिए गए थे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ब्रीफ किए हुए हैं। तो सबसे पहला आता है नॉन एग्रीकल्चर परमिशन। इसके लिए जो समय लगता है नॉर्मली वो है 3 महीने एप्लीकेशन के बाद, और इसका जो कॉस्ट है वो 5 रुपये से लेकर 15 रुपये पर स्क्वायर फीट होता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी इसका परमिशन जो है वो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलता है और ये काम के लिए बहुत ज़्यादा समय इन्वॉल्व करना पड़ता है। अगला जो पॉइंट है वो है एनओसी फ्रॉम ट्री अथॉरिटी। इसके लिए जो नॉर्मल समय लगता है वो 30 से 60 डेज़ का लगता है और इसका जो कॉस्ट है वो है 6000 रुपीज़ पर ट्री कटिंग के लिए, और इसका अप्रूविंग अथॉरिटी होता है ट्री अथॉरिटी कमेटी। अब प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री एक्ट 1975 के हिसाब से कुछ स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज कट करने का परमिशन है और कुछ स्पीशीज़ के लिए नहीं कट करना परमिशन है। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई भी ऐसा ट्रीज है जो आपको कट करना हो तो ट्री अथॉरिटी से आपको परमिशन लेना होता है और उसके अगेंस्ट में आपको एक ट्री के अगेंस्ट में 10 ट्री प्लांट करने का उनको कंफर्मेशन देना होता है। अब अगला जो एनओसी है वो है स्ट्रॉम वाटर एंड ड्रेन डिपार्टमेंट से। इसके लिए जो समय लगता है वो 15 से 30 दिन का समय लगता है और इसका जो चार्जेस है वो स्क्रूटिनी फीस है 2 रुपये पर स्क्वायर मीटर। अगला जो एनओसी है वो सीवरेज डिपार्टमेंट का होता है और इसके लिए भी समय लगता है 15 से 30 दिन का। इसके लिए कोई भी चार्जेस आपको बीएमसी को नहीं पे करना होता है। हमारा जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है एनओसी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। बिल्डर का हायर किया हुआ इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट प्रोजेक्ट का लोड रिक्वायरमेंट, ट्रांसफार्मर कैपेसिटी एक्सेट्रा वर्किंग कर लेगा और वो सबमिट करेगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को हमारे लोड रिक्वायरमेंट के बारे में। अभी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे BEST, अडानी, टाटा ये क्या करेंगे, ये एसेस करेंगे कि ये लोड वो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर से दे सकते हैं या नया सबस्टेशन इरेक्ट करना होगा। ये सब चीज़ें एसेस करने के बाद वो प्रोजेक्ट को अप्रूवल देंगे जिसके लिए समय लगता है नॉर्मली 15 से 30 दिन का।